आज हम बात करेंगे एंशिएंट ग्रीस के लॉज की। जब रोमन्स ने ग्रीस को ओवरटेक कर लिया था, उसके पहले पहले की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी ग्रीस की, उसमें किस तरह लॉ डेवलप हुआ। तो ये स्टार्ट होता है मैसेडोनियन ग्रीस सिविलाइजेशन से। जैसे हमने पहले पुरानी वीडियोस में देखा है कि पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, तो वो सोसाइटीज़ बदलते 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 कैसे फर्स्ट सिविलाइजेशन बनी, वो पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है 1600 BC से, जो कि चला था 1100 BC तक। तो इसमें क्या होता था, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सिटी बननी स्टार्ट हो गई थी। तो ये काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी। ये इस सिविलाइजेशन में जो ओलंपिक पैथेनोनियन हमारी डाइटीज़ होती थी, मतलब कि जो हमारे एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉड्स हैं उनकी पूजा स्टार्ट हो गई थी। ये सिटी ओरिजिनल सिटी है जो हमने जिसकी रिकन्स्ट्रक्शन देखी थी पहले। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो डोमिनेशन थी वो वॉरियर क्लास की होती थी, कि जो भी पावरफुल था वो रूल करता था। यहाँ पे काफ़ी नेटवर्क्स बन गए थे कि जो जैसे हमने जो किला देखा कि उस किले में जो किंग था वो रहता था और वो आसपास के सारे एरियाज पे कंट्रोल करता था, और काफ़ी हायरार्किकल सिस्टम होता था कि टॉप पे कोई और था, उसके नीचे कोई और था। तो टेरिटरीज में डिवीजन थी इस एरियाज़ की, और हर टेरिटरी को फर्दर सब डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यहाँ पे जो हेड होता था, जो किंग होता था, उसका रिलीजियस रोल होता था। शायद वो, मतलब हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि शायद उसका मिलिट्री और जुडिशियल रोल्स भी होता था। ये किंग के ऊपर पहनने वाला हेड मास्क है जो उनकी डेथ के बाद उसकी डेड बॉडी पर रखा जाता है। तो किंग के अंडर होता थे उसके लीडर ऑफ पीपल, जो कि जिसका मेनली रिलीजियस रोल होता था। दोनों किंग और जो किंग का जो अंडर नीचे लीडर था, दोनों की ही मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। और इसी टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि जो ट्रोजन वॉर्स की जो स्टोरीज़ हैं वो इसी टाइम पीरियड की हैं, कि ग्रीक्स वर्सेस ट्रॉयस का जो वॉर चली थी, जिसको काफ़ी फेमस स्टोरी है ट्रोजन वॉर्स की। तो फिर आती है ग्रीक की डार्क एजेस। डार्क एजेस क्यों बोला जाता है इस पीरियड को? इस जो 1200 BC से 800 BC तक है, इसमें जो पुरानी हमने सिविलाइजेशन देखी ग्रीक सिविलाइजेशन, वो ख़त्म हो गई थी। जो सेंटर्स थे, सिटी सेंटर्स, वो कोलैप्स हो गए थे। कोई भी स्टोन बिल्डिंग बननी बंद हो गई थी। टाउन्स एंड विलेजेस को अबैंडन कर दिया गया था। जो आर्मीज़, किंग्स एंड ऑफिशियल जो सिस्टम्स थे वो सारे डिसअपियर हो गए थे। और जो पनिशमेंट वगैरह के लिए लॉज थे वो ख़त्म हो गए थे। बस जिसकी जो मर्जी जैसे बदला लेना है ले सकता था। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आर्कैइक पीरियड। यहाँ पे सिविलाइजेशन दोबारा बननी स्टार्ट हुई थी 800 BC से लेके 480 BC तक। तो इस पीरियड में काफ़ी कॉलोनाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, जो भी अपना ग्रीक पेनिनसुला है अपना उसमें। और सिटीज़ एटोक्रेटिक लीडर्स के अंडर आ गई, जिनको टायरेंट्स बोला जाता था, कि जो पावरफुल लीडर्स थे उनके कंट्रोल में सिटीज़ आनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे लॉ एंड कोड्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए थे धीरे धीरे। जो टायरेंट्स थे उनके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बन गई कि अब कौन कंट्रोल करेगा सिटीज़ को, कैसे कंट्रोल करेगा। और इसी पीरियड पे जो हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स, होमर एंड हीसियड के आते हैं। इन दोनों ने लॉज के बारे में बात नहीं की, इन्होंने तो एक लाइक प्लेस लिखे थे। तो उन्हीं प्लेस के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे सिस्टम क्या होता था, लॉ क्या होता था। तो आर्कैइक पीरियड में हमारे पास जो स्पेसिफिक लॉ गिवर्स आते हैं उनके बाद, होमर एंड हीसियड के बाद, फर्स्ट लॉ गिवर बोला जाता है कि उस टाइम पे ड्रैको था, जिसने काफ़ी हार्श लॉ दिया था और रिटर्न लॉ दिया था कि आज के बाद इन लॉज को फॉलो करना है, ऐसे ऐसे सब कुछ करना है। तो इसीलिए अगर हम देखते हैं आजकल एक टर्म चलती है ड्रैकोनियन, तो वो यहीं से आई है कि ड्रैको ने काफ़ी हार्श लॉ दिया था, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो ड्रैकोनियन लॉ है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सोलोन। सोलोन क्या था? एक लॉ मेकर था, स्टेटमेंट था उस टाइम पे, और उसने ड्रैको के लॉ को फर्दर काफ़ी अच्छे से डेमोक्रेटाइज कर दिया था जस्टिस को, और स्पेसिफिकली टोर्ट, फैमिली लॉ, पब्लिक लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ को अलग अलग करके उनके रूल्स दिए थे। रिटर्न में ये सब कुछ चल रहा है हमारे पास, अब रिटर्न को स्टार्ट हो गए हैं। उसी तरह हमारे पास काफ़ी सारे और लॉ गिवर्स भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि एंड में जो 480 BC तक जो पीरियड एंड होता है, ये आर्कैइक पीरियड, उस टाइम तक हमारे पास अथीनियन और स्पार्टन जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उनका जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था वो डेवलप हो गया था। कि हाँ, यहाँ पे जो हम देखते हैं कि एक्चुअली में स्पार्टा में, और हम जो बोलते हैं एथेंस में, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो क्या था, उसकी शुरुआत बननी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो आर्कैइक पीरियड में जो एंडिंग में हम देखते हैं कि एंडिंग तक हमारे पास क्या आ गया था, आर्कैइक पीरियड तक हमारे पास ग्रीस में स्पेसिफिकली टोर्ट लॉ, फैमिली लॉ, पब्लिक लॉ, प्रोसीजरल लॉ, ये अलग अलग आ गए थे। हमारे पास स्पेसिफिक लॉ गिवर्स थे कि कौन कौन लॉ देंगे, हमारे पास स्पेसिफिक कोर्ट्स थी और जुडिशियल सिस्टम्स आ गए थे। तो ये हमारे पास आर्कैइक पीरियड तक ये सब कुछ आ चुका था हमारे पास। बट अभी भी हमारे पास फिलोसॉफिकल और जो नेचुरल लॉ है उसकी शुरुआत नहीं हुई। जो लॉ गिवर ने बोल दिया कि ये लॉ है, वो लॉ बन गया था। जो पावरफुल ने, जो टायरेंट ने बोल रखा था,
और जो समझदार लोगों ने वहाँ पे बोला था वो लो था उस टाइम तक, जो हमने देखा था पर लास्ट वीडियो में कि कैसे लो डेवलप हुआ था। अब उसके बाद आता है क्लासिक पीरियड 510 BC से लेके 323 BC तक। तो इस पीरियड में लॉ की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, जो एक्चुअल में हम देखते हैं जो फिलोसॉफिकल स्कूल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो कैसे स्टार्ट हुआ? पहली बात तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग हमारे पास सिविलाइजेशंस आती हैं इंपॉर्टेंटली, एक स्पार्टन, एक अथेनियन और एक मैसेडोनियन। मैसेडोनियन मतलब जो अलेक्जेंडर की थी, जिसको हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों सिस्टम जो अलग अलग थे, इनकी हम अलग वीडियो में देखेंगे कि एथेंस में कैसा सिस्टम था, क्योंकि स्पार्टन्स के बारे में हमें स्पेसिफिकली रिटर्न लॉज नहीं थे तो इतना नहीं पता, बट हमारे पास और मैसेडोनिया में कोई ऐसा खासकर डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे टायरेंट टाइप पे रूल चलता था, जो मोनार्की थी वो चलती थी। बट एथेंस में हमारे पास डेमोक्रेसी की स्टार्ट हुई थी डेमोक्रेसी। तो अथेनियन लॉ कैसा था उसको हम देखेंगे सेपरेट वीडियो में। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे कैसे लॉ डेवलप हुआ। हमारे पास टायरेंट्स थे, हमारे पास पहले किंग्स थे, और हमारे पास मिलिट्री रूल था, उससे हम कैसे कैसे बढ़ते हुए मोनार्की और हमारे पास डेमोक्रेसी आने स्टार्ट हो गई है। बट फिर भी हमारे पास यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक लीगल सिस्टम नहीं है, हम पूरे ग्रीक में एक जैसा, हर जगह अलग अलग रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सिटी स्टेट्स थी, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रूल चल रहा था। हमारे पास रिटर्न लॉज थे ज़्यादातर सिटीज़ में, जिस पर स्पार्टा में नहीं था। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। यहाँ पे 2 टाइप के लोग थे, एक तो ओरेटर्स थे जो फाइट करते थे कोर्ट्स में, तो उनका सिर्फ काम होता था कि जस्टिस दिलवाना, कि क्या लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उनका एज सच लीगल सिस्टम इतना एनालाइजिंग नहीं करते थे वो कि लीगल सिस्टम क्या है क्यों है, तो उनके उस टाइम पे जूरिस्प्रूडेंस डेवलप नहीं हुई थी। और दूसरा हमारे पास देखते हैं उस टाइम पे फिलोसोफर्स थे, तो फिलोसोफर्स अब्स्ट्रैक्ट बातें करते थे, जस्टिस क्या है क्या नहीं है, उनका भी ऐसा चाहिए नहीं था कि लॉ क्या है, लॉ क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात नहीं करते थे, वो अब्स्ट्रैक्ट आइडियल प्रिंसिपल्स की बात करते रहते थे। बट फिर भी हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ था, एक जूरिस्प्रूडेंस का एक स्कूल स्टार्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल स्कूल। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ? तो वो यहाँ पे फिलोसफर्स आए काफ़ी सारे, उनसे स्टार्ट हुआ। तो फिलोसफर्स कौन कौन से थे? तो पहले हमारे पास है हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो हमें ऐसा जो उसकी पूरी फिलोसफी लॉ के बेस पे नहीं थी, और उसकी बातों से हम जो लॉ का एक निकाल सकते हैं क्रक्स, वो ये था कि उस टाइम पे वो रिकॉर्ड करता है, एक हिस्टोरियन था, वो बोलता है कि जो किंग ऑफ ग्रीस स्पार्टा था, उसने बोला था किंग ऑफ पर्शिया को कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में लोग फ्री रहते हैं, बट पूरे फ्री नहीं है यहाँ पे लोग, यहाँ पे उनका एक ही मास्टर है, वो है लॉ। हम यहाँ पे लॉ को फॉलो करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। जैसे वो पर्शिया की बात कर रहा था कि जैसे पर्शिया में तुम लोग सारे लोग तुमसे डरते हैं, मतलब किंग से डरते हैं, हमारे यहाँ पे किंग से नहीं डरते, हमारे यहाँ तो किंग भी लॉ से डरता है, लॉ के अंडर ही चलता है। और इसी तरह हमारे पास एक्सोफिनी आता है उसके बाद। तो एक्सोफिनी ने क्या रिकॉर्ड किया था? तो उसने रिकॉर्ड की थी एक बात, जो एक गार्डियन और उसके बच्चे के बीच में हो रही है। तो वहाँ पे वो बोल रहा है, एक जो गार्डियन है एलिस बेडीज, वो बोल रहा है, तो वो बोलता है कि जो भी सोवरन पावर एक स्टेट की वो डेलिब्रेट करने के बाद इनेक्ट करती है स्पेसिफिकली, उसी को हम लॉ बोलते हैं। जो एक टायरेंट खुद भी, जो एक पावरफुल आदमी कुछ भी बोल देता है, उसको हम यहाँ पे लोग कंसिडर नहीं करते। लॉ सिर्फ वही है जो डेलिब्रेशन के बाद डिसाइड किया जाए। तो इस तरीके के हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया था कि जो पावरफुल आदमी बोल रहा है वही लॉ नहीं है, लॉ वो है जो सब लोग मिलके डेलिब्रेट करके डिसाइड करते हैं। फिर हमारे पास एक यहाँ पे आता है सोफोक्लीज। तो सोफोक्लीज ने एक प्ले राइटर था, तो उसने एक अपने प्ले में एक बात लिखी थी जो काफ़ी स्टैंड आउट करती है। तो उसमें क्या हुआ था, उसके प्ले में किंग ने कमांड किया था कि एक पर्सन था, उसको कमांड किया था किंग ने कि इसकी डेड बॉडी को दफनाया नहीं जाएगा क्योंकि इसने वायलेट किया है किंग के लॉ को। तो जो उसकी सिस्टर थी, जो डेड पर्सन था उसकी जो सिस्टर थी, तो उसने फिर भी किंग के ऑर्डर को वो करते हुए, ना सुनते हुए, उसकी बॉडी को दफनाया था और ये बोला था कि जो किंग के भी जो बोला जाता है, किंग जो भी बोलता है, किंग का बोला हुआ लॉ भी जो गॉड का दिया हुआ लॉ है उसको वायलेट नहीं कर सकता, और गॉड का दिया हुआ लॉ यही है कि डेड बॉडी को दफनाना है। तो हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो उसके बाद फिलोसोफर्स आते हैं, जिसमें हम डायोगनीज काफ़ी फेमस फिलोसोफर है। तो ऐसा आज के ज़माने में अगर हम देखें उसको फिलोसोफर नहीं बोलते काफ़ी लोग, तो उसको पागल आदमी बोलते हैं। अगर आज के ज़माने में ऐसा आदमी होता तो उसको हम पागल बोलते हैं, बट फिर भी
वो उसकी फ़िलॉसफी क्या थी, वो बोलता था कि वो एंटी पॉलिटिकल था, वो पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता था। वो बिलीव करता था कि हम सारे इस पूरे पूरे वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं। वो बिलीव करता था सिनिसिज्म में। सिनिसिज्म मतलब एक एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस, कि कोई भी कन्वेंशन, कोई भी रूल, कोई भी लॉ नहीं होना चाहिए, बस एक एनिमल की तरह रहो, जिसको जैसे रहना है रहो, कोई रूल नहीं होना चाहिए, कोई भी सोशल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे जानवर रहते हैं वैसे रहो। उसका स्टूडेंट था जीनो, और इन दोनों ने डेवलप किया था एक स्कूल। तो ये काफ़ी फेमस स्कूल है सिनिसिज्म। तो इसके बारे में एक फ़न फैक्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इस फोटो में भी हम देख सकते हैं, कि एक बार अलेक्जेंडर घूमते घूमते आया उसके पास, और अलेक्जेंडर उससे काफ़ी प्रभावित हो गया। तो अलेक्जेंडर ने बोला डायोगनीज को कि मांगो, मेरे से क्या मांगती हो। तो डायोगनीज ने बोला बस एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, तू जहाँ पे खड़ा है तेरी वजह से मेरे को सन की लाइट नहीं आ रही, प्लीज़ साइड हो जा, मेरे को सन की लाइट लेने दे। तो डायोगनीज के बारे में काफ़ी स्टोरीज फेमस हैं। वो कैसे बिना कपड़ों के रहता था, एक छोटे से कहीं भी किसी भी कोने में जाके लेट जाता था, कहीं भी कपड़े नहीं पहनता था, कहीं भी ओपन में कुत्तों की तरह कहीं भी लाइक एक्सक्रीट कर देता था, कुछ भी उठा के खा लेता था। तो इस तरह की उसकी एग्जिस्टेंस थी और इसी चीज़ में बिलीव करता था। अगर हम आज देखें, अगर कोई आज ऐसा इंसान हो तो हम उसको पागल डिक्लेयर करके जेल में डाल दें या कुछ और कर दें, उसको मार मुर दें। बट उस टाइम पे हम देखते हैं कि ऐसे बंदों को भी फिलोसोफर माना जाता था, कि वो भी, उनके सोचने के पीछे भी कुछ रीजनिंग है, वो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक एपिक्यूरियस। तो एपिक्यूरियस क्या बात करता है, वो बात करता है कि लॉ का यूटिलिटी सिर्फ तभी है, लॉ की इंपॉर्टेंस सिर्फ तभी है अगर वो सोशल रिलेशनशिप्स में हेल्प करे। मतलब वो कहना चाहता है कि जो जस्टिस है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो हमें यूटिलिटी दे। यूटिलिटी मतलब हमारा फ़ायदा करे। जस्टिस सिर्फ तब होएगी अगर हमारे सोशल इंट्रैक्शंस में फ़ायदा होता है। तो वो बोलता था कि यहाँ पे दो टाइप के लोग हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल, एक नॉन पॉलिटिकल। जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, सिर्फ उन्हीं को ही इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिक्स में। बाकी लोगों को सिर्फ तुम ऐसा रो बनाओ कि वो हैप्पीली खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ अपना जीवन बिता सके। तो एपिक्यूरियस की जो पूरी फिलोसफी है वो इसी बेसिस पे है कि सोशल इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी लिविंग इंपॉर्टेंट है। तो सोसाइटी के अंदर रह के हमें सब कुछ करना है, अच्छे से रहना जीना है। ये अगर हम देखें तो एपिक्यूरियस की जो फिलोसफी है वो काफ़ी डायोगनीज की फिलोसफी से कॉन्ट्रास्ट करती है। चलो उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास आते हैं जीनो। तो जीनो ने स्टार्ट किया था एक स्कूल जिसको हम बोलते हैं स्टोइसिज्म। तो इस स्कूल की मोटी मोटी क्या बात थी, ये स्कूल सिर्फ फोकस करता था हैप्पीनेस पे। वो बोलता था कि आइडियल लॉ वो होएगा जो ह्यूमन कंडक्ट को हार्मोनाइज करेगा कॉस्मिक ऑर्डर से। मतलब जो वो एक नेचर की बात करता था कि एक नेचर जो है, जो हमारे नेचर में कुछ ऐसी पावर है, एक ऐसा ऑर्डर है कॉस्मिक ऑर्डर पूरे यूनिवर्स में, अगर उस ऑर्डर के साथ हम मिल के रहेंगे तो हम खुश रह सकते हैं। तो उस ऑर्डर के साथ मिलने के लिए हमें क्या क्या रूल्स होने चाहिए, उन्हीं रूल्स को वो लॉ बोलता था। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फ़िलोसॉफिकल स्कूल डेवलप हो गया था। यहाँ पे लॉ की बात ऐसे नहीं की जा रही थी कि लॉ कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्या करेगा, उसकी बात भी होती है, वो प्लाटो, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल करते हैं। बट उसके पहले देखते हैं तो हमारे यहाँ पे फ़िलोसॉफिकल स्कूल स्टार्ट हो गया है, कि फ़िलोसॉफिकल बातें, कि लॉ क्या है, खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, लॉ क्या होना चाहिए, कैसे लॉ बनेगा, किस लॉ का मोटिव क्या है, लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पॉलिटिकल होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एज सच किसको लॉ बनाना है, क्या सिस्टम होना चाहिए, वो सारी बातें नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फिलोसोफर्स, कि डेमोक्रेसी होएगी, मोनार्की होएगी, ओब्लिगाची होएगी, इन सब की बातें भी करता है एरिस्टोटल, हमारे पास प्लाटो। बट जो ज़्यादातर यहाँ पे फिलोसोफर्स हैं वो बात करते हैं बाकी अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स की। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फिलोसॉफिकल स्कूल स्टार्ट हो गया। तो अब इस ग्रीक पीरियड का एंड होता है हेलेनिस्टिक पीरियड से। ये पीरियड क्या है, ये पीरियड है जब अलेक्जेंडर ने कब्जा कर लिया था लगभग पूरे वर्ल्ड पे। तो उसके पहले पहले कि अलेक्जेंडर के जब डेथ होती है अलेक्जेंडर की, उस टाइम के बाद से स्टार्ट होता है ये पीरियड, और जब तक रोमन्स ने ग्रीस पे कब्जा नहीं कर लिया तब तक ये पीरियड चलता है। तो हेलेनिस्टिक पीरियड में पूरे वर्ल्ड पे लगभग कब्जा हो चुका है ग्रीक का। बट अलेक्जेंडर के मरने के बाद एम्पायर टूट जाता है और टेरिटरीज बन जाती हैं अलग अलग। हर टेरिटरी पे जितने भी जो ग्रीक्स के आर्मीज थी, जिन जनरल्स के पास, जो ग्रीक के काफ़ी बड़े बड़े फेमस लोग थे, जो बड़े बड़े लाइक स्टैंडिंग रखते थे, उनके पास पावर थी, मनी थी, आर्मी थी। तो उन्होंने अपनी आर्मीज़ को कंट्रोल करते हुए अलग अलग जगह जहाँ पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे रूल्स स्टार्ट कर दिया।
तो काफ़ी तरीके से टायरनी टाइप स्टार्ट हो गई थी उस टाइम तक। तो जो डेमोक्रेसी वगैरह थी वो सब खत्म हो गई थी। वो तो हम देखते हैं कि मैसेडोनियन में, जो कि अलेक्जेंडर का जो रूल है, सिटी है, वहाँ पे भी अलेक्जेंडर का राइज एज अ लाइक पावरफुल किंग ही हुआ था। वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी के थ्रू अलेक्जेंडर नहीं आया था, वो भी पावर यूज़ करके एक टायरनी टाइप और जो मोनार्की टाइप थी उसी रूल्स के थ्रू आया था। बट अलेक्जेंडर के जाने के बाद तो बिल्कुल ही टायरनी स्टार्ट हो गई थी ग्रीक एम्पायर में। बट फिर रोमन्स ने सब जगह कब्जा कर लिया था और रोमन्स ने ग्रीक्स को डिफीट कर दिया था। तो इस तरीके से ये ग्रीक पीरियड ख़त्म हो जाता है। बट जो ग्रीक पीरियड के साथ स्टार्ट हुआ जो फिलोसॉफिकल स्कूल है वो बहुत लंबा चलता है और उस स्कूल को आज भी रेफ़र किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि इसमें हमने 3 फिलोसफर्स को छोड़ दिया। हमने सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लूटोकल छोड़ दिया, उनकी डिस्कशन ही नहीं की। वो इसलिए कि वो काफ़ी उनकी थ्योरीज को काफ़ी डेलिबरेटली डील करना है, तो उनको हम अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ओवरऑल बेसिक व्यू ले लिया है कि ग्रीक के जो बाकी फिलोसफर्स हैं उन्होंने क्या सोचा था। अब जो इन 3 फिलोसफर्स की स्पेसिफिक थिंकिंग है उसको हम अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।